लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था सेमीकंडक्टर, उसका थोड़ा सा बहुत ही शॉर्ट में रिवीजन जिसकी हमें आज सख्त जरूरत होगी वो हम लोग देखेंगे। तो सेमीकंडक्टर शुरू किया था। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे मटेरियल्स जिनके पास कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो और बहुत ज्यादा नहीं है। सेमीकंडक्टर्स कब बनते हैं? जब ईजी एनर्जी गैप किसके बीच में? द एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस शेल एंड कंडक्शन, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, मतलब वैलेंस बैंड के हाईएस्ट एनर्जी और कंडक्शन बैंड की लोएस्ट एनर्जी के बीच में कुछ गैप हो, बट वो गैप लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। ठीक है, जब ऐसा होता है तब आपका सेमीकंडक्टर्स होता है। इन सेमीकंडक्टर्स में आपके पास दो तरीके के चार्ज कैरियर्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक होल। ये किन से बनते हैं, कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हैं? तो मेनली दो ही एग्जाम्पल हैं नेचुरली अकरिंग, एक सिलिकॉन और एक जर्मेनियम। ठीक है, ये दो ही मेन सेमीकंडक्टर हैं जो नेचुरली, जो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स हैं। वैसे कार्बन को भी काउंट कर सकते हैं, बट वो सिर्फ काउंट करने के लिए है, असलियत में कोई सेमीकंडक्टर ऐसा बिहेवियर उसका पूरा अच्छा सा नहीं है। तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम जो है ये आपके मेन एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स हैं। उसके अलावा ऑब्वियसली आप हमारे पास बहुत सारे एलॉयज हैं जो सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं या सेमीकंडक्टर हैं। तो आपका एनर्जी गैप अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा तब आपका सेमीकंडक्टर बनता है। ठीक है, इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आपका, अच्छा सेमीकंडक्टर में क्या होता है? सेमीकंडक्टर में आपका जो करंट होता है वो दो चार्ज की वजह से, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से, एक होल की वजह से। तो करंट आपका इलेक्ट्रॉन की वजह से IE और होल की वजह से IH हो सकता है। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू NE इंटू E इंटू A इंटू VE प्लस NH इंटू E इंटू A इंटू VH। ऑब्वियसली VE एंड VH कैसे मिलेगा? दिस विल बी गिवन बाय म्यू टाइम्स, सॉरी म्यू E टाइम्स E, एंड दिस विल बी गिवन बाय म्यू H टाइम्स E। होल का मूवमेंट ज्यादा म्यू H है, EH नहीं है, म्यू H है। होल के लिए मोबिलिटी कम होती है, होल का मूवमेंट को ज्यादा रेजिस्टेंस मिलता है, इसलिए ये वाला जो करंट है थोड़ा सा कम हो सकता है आपके इलेक्ट्रॉन के करंट के मुकाबले, गिवन दैट NE एंड NH आर इक्वल। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में NE और NH इक्वल होते हैं, और एट इक्विलिब्रियम NE इंटू NH एक कांस्टेंट होता है जिसको हम N इंट्रिंसिक का स्क्वायर भी बोल सकते हैं, क्योंकि इंट्रिंसिक पे क्या होगा? NE और NH इक्वल होंगे। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, NE इज इक्वल टू NH लिखते हैं, NE इज इक्वल टू NH, और इसलिए NE इंटू NH को हम NI स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि दो प्रोसेस एक साथ चल रहे हैं। एक तो है आपका, जब किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर कुछ एनर्जी आके गिरती है तो उसको सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड कर सकती है वो टू जंप फ्रॉम वैलेंस शेल टू वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। तो इस वजह से लगातार जब जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन और एक होल प्रोड्यूस होगा। तो लगातार ही जनरेशन हो रहा होता है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का, और साथ ही साथ रिकॉम्बिनेशन भी हो रहा होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन और होल कंबाइन करके कुछ एनर्जी को रिलीज कर देते हैं। रिकॉम्बिनेशन भी हो रहा होता है। जनरेशन का रेट जो है एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि कितनी एनर्जी आके आपके इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर गिर पा रही है, और रिकॉम्बिनेशन का रेट डिपेंड करता है कितने इलेक्ट्रॉन होल आपस में टकरा रहे हैं। और वो क्योंकि ये जनरेशन आउटर चीजों से गवर्नड है, अगर हम बाहर के जो कंडीशंस हैं, टेम्परेचर हो गया, आपकी लाइट हो गई, इन सबको अगर हम कांस्टेंट मेंटेन करेंगे तो क्या पाएंगे कि टेम्परेचर और लाइट को कांस्टेंट मेंटेन करने से हम क्या पाएंगे? हम पाएंगे कि रेट ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट ही रहता है। इसलिए इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन भी कांस्टेंट होगा, दैट मींस NE इंटू NH भी कांस्टेंट ही होगा। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक केमिकल इक्विलिब्रियम। फिर हमने बोला कि NE इंटू NH कांस्टेंट है, करंट इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की वजह से हो रहा है, दोनों के
इंडिविजुअल करंट का सम है। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, दोनों टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स को बढ़ाने के लिए दो तरीके लगाए। तरीका एक ही है डोपिंग, उसके दो अलग अलग केसेस हैं। एक है पी टाइप की डोपिंग, एक है एन टाइप की डोपिंग। पी टाइप की डोपिंग में क्या करते हैं हम, आपका जो होल्स है ये बहुत ज्यादा हो जाते हैं इन कंपेरिजन टू इलेक्ट्रॉन्स। माइंड इट कि होल्स के पास पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, बट अब होल्स ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, तब भी आपका जो सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर इज स्टिल न्यूट्रल। क्यों? क्योंकि हमने बनाया कैसे सेमीकंडक्टर को, सेमीकंडक्टर को बनाया हमने ये पी टाइप सेमीकंडक्टर को कैसे बनाया, बाय एडिंग सम ट्राइवेलेंट एटम इन द लैटिस। ठीक है, 1 ppm के रेंज में होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, ट्राइवेलेंट एटम को जब हमने ऐड किया है लैटिस के अंदर, तब उसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन कम था, इसलिए ऑटोमेटिकली एक होल बन गया। ठीक है, वो जो होल बना है वो आप बोल रहे हो उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, बिल्कुल सही बात है, पर एट द सेम टाइम क्योंकि आपने ट्राइवेलेंट एटम लिया था, उसके न्यूक्लियस के पास भी एक पॉजिटिव चार्ज कम है, इस वजह से ओवरऑल जो चार्ज है वो जीरो रहेगा, क्योंकि हमने अनचार्ज एटम ऐड किया है, इसलिए ओवरऑल चार्ज भी जीरो ही रहेगा, न्यूट्रल ही रहेगा। ठीक है, इवन दो होल्स ज्यादा है। आपका जनरली ऐसे में हम देखते हैं कि नंबर ऑफ होल्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो यहां पर भी एन इंटू एन एच तो आपका एन आई स्क्वायर ही रहेगा। आप सीधे मतलब एन एच जो है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या नाम है, डोपिंग कंसंट्रेशन के बराबर ही होगा। क्यों? क्योंकि डोपिंग कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी इन कंपेरिजन टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डोपिंग कंसंट्रेशन। ठीक है, एन टाइप में जस्ट उल्टा होगा, एन ई विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन एन एच। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होंगे क्योंकि हमने यहां पे क्या किया था, पेंटावेलेंट एटम्स ऐड किए थे, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड की थी, पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज हमने ऐड की थी। ठीक है, यहां पर भी आपका जो एन ई हो जाएगा, इट विल बी अप्रोक्सीमेटली डोपिंग कंसंट्रेशन। इसके अपन ने थोड़े बहुत स्मॉल एग्जांपल्स लिए थे, पूरा न्यूमेरिकल की तरह नहीं, सिर्फ समझने के हिसाब से लिया था। तो ये भी आपका डोपिंग कंसंट्रेशन के बराबर हो जाएगा। यहां पर भी आपका एन ई इंटू एन एच जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा। हम देखेंगे कि इन दोनों ही केसेस में जो एन ई प्लस एन एच है ये ग्रेटर देन 2ni आता है। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जितने टोटल चार्ज कैरियर्स थे उससे ज्यादा चार्ज कैरियर्स आते हैं पी टाइप और एन टाइप में, इसलिए ये आपका थोड़ा बेटर कंडक्टर्स होते हैं आफ्टर डोपिंग। बट हमारे पास ऑलरेडी सेमीकंडक्टर से बेटर दूसरे कंडक्टर्स रखे हुए हैं, इसलिए हमारा मकसद कभी भी ये नहीं हो सकता था यहाँ पे कि हम बस थोड़ा और कंडक्टिविटी बढ़ा लें। हमारा मकसद कुछ और है। हमने लास्ट क्लास में यहाँ तक जो पहुंचा था ये सिर्फ बेस बनाना था हमें, इसके आगे कहानी शुरू होती है। ठीक है, तो इसके आगे की क्या कहानी है एक बार इसको समझना शुरू करते हैं। आज की क्लास में नए टॉपिक्स अभी से शुरू होते हैं। ठीक है, सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज पीएन जंक्शन। इसमें हम क्या करने वाले हैं, पी टाइप एंड एन टाइप के जो आपके सेमीकंडक्टर्स हैं उनको हम फ्यूज करने वाले हैं, मतलब जोड़ने वाले हैं। कैसे? देखो भाई, बहुत सीधी सी बात है। मेरे पास ये एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है, इसके ऊपर चार्ज कैसा है, तो चार्ज अभी जीरो है इसके पास। इसके पास होल्स ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, इसलिए पी टाइप कह रहे हैं। तो इसके पास मैं खूब सारे होल्स और खूब सारे कुछ इलेक्ट्रॉन्स बना देता हूं। तो मेरे पास यहां पर होल्स 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 होल, एक आधा इलेक्ट्रॉन, होल होल होल, एक और इलेक्ट्रॉन डाल लेते हैं, होल होल होल। इस तरीके से मेरा सेमीकंडक्टर। मैंने एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया, इसके ऊपर भी आपका चार्ज जो है ये जीरो है।
इसमें लेकिन डिफरेंट क्या है, इसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, होल्स कम है। तो ये रहा इलेक्ट्रॉन। एक काम करता हूं, मैं इलेक्ट्रॉन्स को ब्लू कलर से बनाता हूं। तो ये इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, यहां पे इलेक्ट्रॉन को ब्लू कर लेता हूं, और यहां पर होल्स होल्स। ठीक है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स और कुछ होल्स दोनों तरफ है, लेकिन पी टाइप में ज्यादा होल्स हैं, एन टाइप में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब मैंने इन दोनों को, इस सरफेस को इस सरफेस को आपस में चिपका दिया, फ्यूज कर दिया। जब मैं इनको फ्यूज करूंगा तो क्या होगा, ये है मेरा पी साइड, ये है मेरा एन साइड, पी टाइप एन टाइप। क्या है कि इधर होल्स बहुत थे, इधर होल्स थोड़े कम थे, इधर इलेक्ट्रॉन्स कम थे, इधर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा थे। ठीक है, लेकिन ये होल और इलेक्ट्रॉन लगातार रैंडम डायरेक्शन में मूव कर, लगातार रैंडम डायरेक्शन में ये होल्स और इलेक्ट्रॉन्स मूव कर। तो ये होल इधर गया, ये होल इधर आया, ये होल इधर आया, ये होल नीचे गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, ये होल इधर गया, ये होल इधर आया, ये होल, ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, ये होल इधर गया, ये होल इधर चला गया, ये होल इधर चला गया, ये होल इधर चला गया। ऑल दिस इज रैंडम मोशन। ठीक है, सिमिलरली यहां इलेक्ट्रॉन्स रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, ये होल इधर चला गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, ये इलेक्ट्रॉन नीचे आ गया, ये होल ऊपर चला गया, एंड सो ऑन। तो रैंडम डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स और होल दोनों तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, बट जैसा कि आप देख रहे हो, लेफ्ट साइड में होल्स का कंसंट्रेशन ज्यादा है, राइट साइड में इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो हमने क्या देखा यहां पर, इसके बाद लिखना है ये बेटा, यहां पर ही सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। अभी अगले 1 घंटे में बहुत कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में। ठीक है, तो ड्यू टू रैंडम मोशन, अगर आपको विजुलाइज करना सही मायने में, तो आप सोचिए कि ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स अलग अलग गैसेज हैं। एक कंटेनर में होल रखा हुआ है यहां पर, एक कंटेनर में इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं यहां पर, और दोनों को हमने आपस में जोड़ दिया। तो क्या होगा, गैसेज आपस में डिफ्यूज होंगे ड्यू टू रैंडम मोशन, है ना। तो ड्यू टू रैंडम मोशन, होल्स फ्रॉम पी साइड diffuse to n side and electrons from n side diffuse to p side। ये सिर्फ रैंडम मोशन की वजह से है। ठीक है, समझ में आई बात। ड्यू टू दिस डिफ्यूजन, इस डिफ्यूजन की वजह से पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम p साइड टू n साइड, होल चले गए p से n की तरफ, एंड negative charge move from n side to p side, है ना। thus giving rise to a diffusion current।
डायरेक्टेड फ्रॉम पी साइड टू एन साइड। समझ में आई बात? इसको सब लोग कॉपी कर लेंगे। पूरा कॉपी करेंगे। और ये जो मैं लिखवा रहा हूं ना, यही कॉन्सेप्ट है सारे के सारे यहाँ पे। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते आप। सर हाँ बेटा, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग हो रही है। कॉपी हुआ? हाँ सर। हाँ सर। हो गया? ठीक है। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि हमारा डिफ्यूजन की वजह से ये आपका पी साइड है, ये आपका एन साइड है। डिफ्यूजन की वजह से एक करंट पी से एन की तरफ जा रहा है, इसको मैं कह रहा हूं आई डिफ्यूजन। ठीक है, ये आई डिफ्यूजन है जो पी साइड से एन साइड की तरफ जा रहा है। तो इस तरीके से क्या लगातार चार्ज मूव करता रहेगा ना? हाँ या ना? करता रहेगा? हाँ सर। नहीं कर सकता ना बेटा, कुछ ना कुछ तो बैलेंसिंग इफेक्ट आएगा ना, तभी तभी तो इक्विलिब्रियम अचीव होगा। नहीं तो लगातार करंट फ्लो करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, मजाक है क्या? कभी ना कभी तो रुकेगा ना करंट, है ना? बोलो। हाँ सर। अब देखो क्या हुआ। मान लेते हैं यहां पर ये पी साइड था, इसका एन आई लेट से 10⁴ है, लेट से। ठीक है, और आपका एन एच 10⁶ है, तो एन ई कितना हो जाएगा? 10⁻² होगा। हाँ या ना? हाँ या ना? समझ में आई बात? अब क्या हुआ, यहां से लेट से 100 होल्स एन साइड में चलेगा, तो एन एच कितना हो जाएगा? 10⁶ माइनस 100, दैट इज अगेन अप्रोक्सीमेटली इक्वल 10⁶ ही रह गया, राइट? है ना? और इसमें एन साइड से लेट से 100 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10⁻², 200 हो गया, राइट? बोलो, हुआ कि नहीं? हाँ सर। तो अब अगर आप एन ई इंटू एन एच करोगे तो कितना हो गया? 2 इंटू 10⁸ हो गया। आय है, मतलब कि यहां पे एन आई स्क्वायर कितना था? 10⁸ था, और यहां से 100 होल्स उधर गए, 100 इलेक्ट्रॉन्स इधर आए, तो हमारा एन इंटू एन एच कितना हो गया? 2 इंटू 10⁸ हो गया, मतलब डबल हो गया, क्योंकि एन इंटू एन एच तो ग्रेटर देन एन आई स्क्वायर हो गया ना? हाँ या ना?
बोलो। हाँ सर। तो मतलब कि इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब, इक्विलिब्रियम हो गया डिस्टर्ब। जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो मतलब क्या होगा बताइए? तो इसका मतलब, अच्छा किस डायरेक्शन में डिस्टर्ब हुआ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू नंबर ऑफ होल्स बढ़ गए, राइट, बढ़ गए। मतलब क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन होगा, राइट, ताकि उनका प्रोडक्ट को घटाया जा सके। समझ में आ रही बात? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। तो इसको एक बार कॉपी कर लीजिए, ठीक है? कॉपी हो गया यहां तक? हाँ सर। चलो जो भी है। तो हम क्या बोल रहे थे? एक सेकंड का। हम्म, देखो फिर, तो क्या हुआ? इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, रिकॉम्बिनेशन होगा। रिकॉम्बिनेशन अब देखो कहां पर ज्यादा होगा मुझे बताइए तो। जब इधर बहुत सारे होल्स थे, यहां से जब होल्स इधर गए, यहां होल्स का कंसंट्रेशन बढ़ गया, यहां से इलेक्ट्रॉन्स इधर आए तो यहां इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन बढ़ गया, राइट? तो रिकॉम्बिनेशन कहां पे ज्यादा होगा? इस बाउंड्री के आसपास ज्यादा होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं? हाँ सर। बाउंड्री के आसपास रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा, ठीक है? तो हम क्या देखेंगे इस वजह से कि ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच के रिकंबाइन कर गए हैं, और ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां इस पी साइड पे एन साइड से एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। पहले कितना चार्ज था? जीरो था, अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए और कुछ होल्स चले गए। तो यहां पर होल्स के जाने की वजह से एक काम करते हैं, कलर चेंज कर देते हैं तो बहुत कंफ्यूजन होगा। इस पी साइड से क्योंकि होल्स चले गए इसलिए इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसलिए और नेगेटिव चार्ज आ गया। हाँ या ना? बोलो। हाँ सर। मतलब यहां पर आपका एक नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है, ठीक है? और सिमिलरली आपका जो एन साइड है, एन साइड पे कैसा चार्ज आएगा? तो सर एन साइड पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है। समझ में आई बात? हाँ या ना? हाँ सर। ये इस बाउंड्री के आसपास ही होगा क्योंकि मैंने बोला था वहीं पे
आसपास में कॉम्बिनेशन ज़्यादा होंगे और थोड़ा देर में और अच्छे से थ्योरी क्लियर हो जाएगी ये वाली। इस रीजन को जहां पे बहुत सारा नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है, इस रीजन को कहते हैं हम लोग क्या, तो डिप्लीशन रीजन। क्या कहते हैं, डिप्लीशन रीजन। ओके, इसको डिप्लीशन रीजन क्यों कहते हैं थोड़ी देर में क्लियर होगा। अब इस डिप्लीशन रीजन के आने की वजह से क्या हुआ, ध्यान दीजिए, एन साइड का पोटेंशियल गया बढ़, यहां पे मेरे पास जगह नहीं है पर यही ग्राफ मैं यहां बनाना चाह रहा हूं। देखो ये मेरा मेटल है, सेमीकंडक्टर्स है, जंक्शन है, और हम क्या देखेंगे कि क्योंकि यहां पॉजिटिव चार्ज यहां नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से एक एन साइड से पी साइड की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, हाँ या ना। सर। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हम देखेंगे कि क्योंकि यहां पे ऐसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन जाता हूं तो पोटेंशियल इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन जाऊं इंक्रीज होता है। तो हमारा पोटेंशियल, यहां तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यहां तो कांस्टेंट है, पर डिप्लीशन रीजन में जैसे ही हम पी साइड से एन साइड की तरफ जाएंगे, देखो कोई भी कर्व शार्प नहीं होगा, सब सारे सारे स्मूथ बनाना ना। जैसे हम डिप्लीशन रीजन में जाएंगे हमारा पोटेंशियल जो है एन साइड का वो बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, है ना। Yes, sir. तो हम बोलेंगे potential at n side has become greater than potential at p side। ठीक है, अब क्योंकि n साइड का पोटेंशियल ज्यादा हो गया p साइड से, इसलिए क्या होगा, एक नई चीज होगी। इसके आगे की कहानी मैं यहां लिख रहा हूं, प्लीज आप लोग नीचे लिखेंगे। अब as Vn is greater than Vp, now holes will find it difficult to move from P to N side, हाँ या ना, and electrons will have difficulty in moving from N to P साइड। क्यों, क्योंकि भैया आपका जो होल है वो पॉजिटिव चार्ज का, पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाना चाहता है, लोअर से हायर की तरफ नहीं जाना चाहता, इसलिए होल अब P से N की तरफ नहीं जाना चाहेगा। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन अब N से P की तरफ नहीं आना चाहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वांट्स टू गो टू हायर पोटेंशियल, उसके पास नेगेटिव चार्ज है, इसलिए वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाना चाहता है, जो अब यहां पर नहीं कर पाएगा। ठीक है बेटा, हाँ या ना। हाँ सर। तो इस वजह से क्या हुआ, आपका डिफ्यूजन करंट खत्म हो गया, इक्विलिब्रियम आ गया, हाँ या ना। खत्म नहीं हुआ बेटा, डिक्रीज हुआ। क्यों, आपने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ा, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसको, हाँ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ था ना, ये वाला जो ग्राफ था गैस में वेलोसिटी का, याद है। हाँ सर। ये जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ था, इसमें आपने देखा था कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स के पास बहुत ज्यादा, कुछ गैस मॉलिक्यूल्स के पास बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, देखा था कि नहीं देखा था। देयर इज नथिंग कॉल्ड अ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विद गैस एट एनी टेम्परेचर, देखा था। हाँ सर। मतलब क्या है कि आप कितना भी हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर लो, कुछ ना कुछ गैस पार्टिकल है, इस केस में इलेक्ट्रॉन
और होल्स के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी कि वो अभी भी इस डिप्लीशन रीजन को क्रॉस कर ही जाएंगे, इसलिए सिर्फ आई डिफ्यूजन डिक्रीज होगा, कभी भी जीरो नहीं हो पाएगा। समझ में आई बात? आया ना? तो अभी भी इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हुआ है। हाँ, प्रोसेस फ्लो जरूर हो गया अभी तक हमने जिसमें पढ़ा, जो पढ़ा उससे, लेकिन अभी तक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हुआ है। समझ में आया? हाँ सर। तो अभी कुछ और भी हो रहा होगा, मतलब क्या हो रहा है समझते हैं। यहां तक कॉपी कर लिया? नहीं तो कर लो फटाफट। सर फिर पोटेंशियल कांस्टेंट कैसे रहेगा? मैं कह रहा हूं अभी बस पोटेंशियल डिफरेंस आया है, ठीक है, उसकी वजह से ऑटोमेटिकली धीरे धीरे स्लो हो रहा है ना। जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता रहेगा, डिफ्यूजन करंट घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, लेकिन कभी भी जीरो नहीं हो पाएगा। राइट, मैं ये कह रहा हूं। हाँ सर। चलो फिर, यहां तक कॉपी हो गया सबको, सबका? हाँ सर। तो कुछ और भी हो रहा होगा, कुछ ना कुछ तो डिफ्यूजन करंट को और काउंटर करेगा। क्या होगा देखिए। सबसे पहले तो एक दो पॉइंट और देख लेते हैं। ये जो डिप्लीशन रीजन है, ये फैक्चुअल पॉइंट है, डिप्लीशन रीजन इज वेरी थिन, अप्रोक्सीमेटली 20 माइक्रोमीटर, 50 माइक्रोमीटर तक, मतलब इट कैन इवन, जो मिनिमम वैल्यू इसकी हो सकती है वो 5 माइक्रोमीटर हो सकती है, ठीक है, उससे भी छोटी होती है बट रेयरली होती है। डिप्लीशन रीजन इज वेरी थिन, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 20 माइक्रोमीटर टू 50 माइक्रोमीटर, इतना ही डिप्लीशन रीजन होता है, ठीक है, बहुत ही पतला है। आप 10⁻⁻7 मीटर में भी देखोगे, मैं कहानी सुना, मतलब जनरली जो होता है वो बता रहा हूं। तो डिप्लीशन रीजन बहुत छोटा होता है, 20 माइक्रोमीटर से लेकर 50 माइक्रोमीटर तक होता है। ओके, अब इससे क्या फर्क पड़ा सर? लेकिन व्हेन अ लाइट रे of sufficient energy falls on this depletion region, when a light ray of sufficient energy, आवाज आ रही है मेरी? चलो, when a light ray of sufficient energy falls on this depletion region, a new
इलेक्ट्रॉन होल पेयर मे बी क्रिएटेड। अगर सही जगह पे गिरा, इलेक्ट्रॉन को बजा के गिर गया, तो हो सकता है कि नहीं हो सकता, बता दो जरा एक बार। क्या हाँ सर। है ना? या किसी कारण से थर्मल, और दे कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड ड्यू टू सम थर्मल इफेक्ट। जैसे नॉर्मली हमारा क्रिएशन होता रहता है ना इलेक्ट्रॉन होल पेयर का, ठीक है? लगातार इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनते रहते हैं और रिकम्बाइन भी होते रहते हैं, पढ़ा था अपन ने। उसी प्रोसेस में हो सकता है कोई नया इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन जाए, कहीं से एनर्जी आ जाए, थर्मल एनर्जी आ जाए, आपकी कोई और एनर्जी मिल जाए, लाइट एनर्जी मिल जाए, कहीं से भी कुछ एनर्जी मिल जाए, तो नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन सकते हैं। बन सकते कि नहीं बन सकते? बन सकते हाँ हैं। सर। चलो, तो when this new electron hole pair is generated inside or even near the depletion region, the high electric field in this region instantly लिख लो, instantly separate them। कैसे सेपरेट करते हैं? क्योंकि भैया आपके एन टाइप पे, आपके एन साइड पर कैसा चार्ज था? पॉजिटिव चार्ज था। और पी साइड पे कैसा चार्ज था? तो नेगेटिव चार्ज था। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एन साइड से पी साइड की तरफ। जैसे इस रीजन में इलेक्ट्रॉन होल पेयर बना, तो क्या हुआ? जो इलेक्ट्रॉन बना उस पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को भेज दिया गया एन साइड पे। और जो होल बना उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगा, तो होल को भेज दिया गया पी साइड पे। ठीक है? इंस्टेंटली सेपरेट देम एंड बाय सेंडिंग electrons to n side and hole to p side। समझ में आई बात? Therefore a new current is established। क्या हो गया मेरी राइटिंग को? न्यू करंट इज established directed from n side to p side, है ना? क्योंकि अब पॉजिटिव चार्ज पी साइड की तरफ जा रहा है, नेगेटिव चार्ज एन साइड की तरफ जा रहा था। अभी तक क्या हो रहा था? पॉजिटिव चार्ज एन साइड की तरफ जा रहा था, नेगेटिव चार्ज पी साइड की तरफ जा रहा था। अब उल्टा होना शुरू हो गया। तो एक नया करंट एस्टेब्लिश हो गया जो कि एन साइड से पी साइड की तरफ मूव कर रहा है। क्यों हो रहा है ये? ड्यू टू द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू ड्रिफ्ट कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस करंट is called drift current। क्या कहते हैं इसको? ड्रिफ्ट करंट कहते हैं। समझ में आई बात? हाँ या ना? हाँ सर। तो एक नया ड्रिफ्ट करंट बन गया जो कि अब ये एन साइड से पी साइड की तरफ जा रहा है।
तो इसको फटाफट कॉपी करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। इसमें लंबी चौड़ी कहानी है कि आखिरकार चल क्या रहा है अंदर, लेकिन पूरा लॉजिकल है। कॉपी हो गया। हाँ सर। चलो हाँ सर। चलो, तो बेसिकली हमने अभी तक क्या देखा, हमने देखा कि ये हमारे पास एक पीएन जंक्शन है जिसमें एक तरफ पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, एक तरफ एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, दोनों को हमने चिपका दिया है। तो ये जंक्शन के एक तरफ लेट से एन साइड है, इधर बना रहा हूं एन साइड है ये, इधर लेट से पी साइड है, ठीक है। तो क्या हुआ, इसके जंक्शन के आसपास के बहुत ही पतले से रीजन में, बहुत ही पतले से रीजन में चार्ज एक्यूमुलेट हो गया है। इस रीजन को हम कह रहे हैं डिप्लीशन रीजन। बेसिकली एन साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है और पी साइड पे नेगेटिव चार्ज आ गया है, ठीक है। मतलब कि एन साइड का पोटेंशियल पी साइड से ज्यादा हो गया है। और क्या इंपॉर्टेंट चीज देखी हमने, ये चार्जेस क्यों आए, ड्यू टू डिफ्यूजन करंट। बेसिकली डिफ्यूजन करंट किधर हो रहा है, पी साइड से एन साइड की तरफ हो रहा है, आई डिफ्यूजन। और एट द सेम टाइम एन साइड से पी साइड की तरफ हो रहा है आई ड्रिफ्ट, ठीक है। कोई दिक्कत, यही पढ़ा ना अभी तक? हाँ सर। ओके, अब देखो एट इक्विलिब्रियम आई डिफ्यूजन इज इक्वल टू आई ड्रिफ्ट, है ना। एक और बात, इस रीजन का नाम डिप्लीशन रीजन क्यों रखा है, कि क्योंकि इन डिप्लीशन रीजन नो इलेक्ट्रॉन होल, इलेक्ट्रॉन और होल इज प्रेजेंट। ना कोई इलेक्ट्रॉन है डिप्लीशन रीजन में, ना ही कोई होल है। समझ में आया? आया ना? हाँ सर। सारे गड्ढों में जाके इलेक्ट्रॉन गिर गए, खत्म। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन और होल होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड उनको सेपरेट कर देगा, ड्रिफ्ट करंट प्रोड्यूस कर देगा, राइट।
और क्योंकि चार्ज कैरियर्स कम हो गए हैं, जीरो हो गए हैं, डिप्लीट कर गए हैं, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है? डिप्लीशन रीजन। नो चार्ज कैरियर्स आर देयर, दैट्स व्हाई दिस रीजन इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन। ओके, है ना? अच्छा, width of depletion region is inversely proportional to doping concentration। अगर डोपिंग कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, ध्यान दीजिएगा, अगर डोपिंग कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो यहां पर इधर देखते हैं, इधर बहुत सारे होल्स थे बिफोर फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन रीजन, बहुत सारे होल्स होंगे, हाँ या ना? हाँ सर। यहां पे बहुत सारे होल्स होंगे और अब उन सारे होल्स को भर दिया हमने इलेक्ट्रॉन डाल डाल के उनके अंदर, है ना? समझ में आई बात? मतलब यहां पे चार्ज कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा, होगा कि नहीं होगा डिप्लीशन रीजन के अंदर चार्ज कंसंट्रेशन? हाँ या ना? हाँ सर। जितना ज्यादा डोपिंग होगा उतना ज्यादा चार्ज कंसंट्रेशन होगा। होगा कि नहीं? हाँ सर। ऐसा समझ लो, जितन बेसिकली डोपिंग कंसंट्रेशन ही इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन या होल कंसंट्रेशन होगा यहां पर, या चार्ज कंसंट्रेशन होगा। जितना डोपिंग कंसंट्रेशन होगा उतना ही चार्ज कंसंट्रेशन होगा। क्यों? क्योंकि कोई चार्ज कैरियर तो बचा नहीं है। मतलब क्या है? जितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाले थे सब हट गए तो उतना पॉजिटिव चार्ज आ गया, हाँ या ना? जितने एक्स्ट्रा होल डाले थे वो हट गए, मतलब उतना नेगेटिव चार्ज आ गया, हाँ या ना? बताओ। हाँ सर। As charge concentration in depletion region is directly proportional to doping concentration। तो इससे क्या हो गया? इससे डिप्लीशन रीजन पतला क्यों हो गया? ये रीजन चल रहा है, 2 पॉइंट्स में रीजन आ रहा है। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस विथ डोपिंग कंसंट्रेशन। समझ में आई बात? अगर डोपिंग कंसंट्रेशन ज्यादा है तो चार्ज कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, चार्ज कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा आ जाएगा, विच मीन्स that width d is equal to potential difference upon electric field becomes smaller। हाँ या ना? बोलो। सर पोटेंशियल बताइए इसके इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस अगर बढ़ाओगे, पोटेंशियल डिफरेंस अगर बढ़ाओगे तो डिफ्यूजन करंट कम हो जाएगा, एक लिमिट पे आके ऐसी कहानी खत्म हो चुकी है। तो उतना पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा हमेशा डिप्लीशन रीजन में, हाँ या ना? बोलो नहीं समझे सर। भाई। देखो, हम हमारा डिफ्यूजन करंट को कौन गवर्न कर रहा था? पोटेंशियल डिफरेंस। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना कम डिफ्यूजन करंट, हाँ सर। है ना? हमको चाहिए था डिफ्यूजन करंट एक लिमिट से नीचे हो जाए, सो दैट ड्रिफ्ट करंट उसको बैलेंस कर दे, राइट? यस सर। यही चाहिए ना? हम चाहते हैं कि डिफ्यूजन करंट एक लिमिट से छोटा हो जाए जिससे कि ड्रिफ्ट करंट उसे बैलेंस कर दे। वो छोटा होने के लिए कौन सा कौन सा गवर्निंग क्वांटिटी है? पोटेंशियल डिफरेंस। दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा, एग्जैक्टली कांस्टेंट नहीं रहेगा, थोड़ी देर में आगे पढ़ेंगे भी, बट ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा, हाँ या ना? हाँ सर। इसलिए विड्थ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के हाथ डिक्रीज होगी, ठीक है?
अभी आधी कहानी हुई है, आधी कहानी बाकी है। मतलब एक्चुअली कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ इतने डिटेल में किसी भी बुक में, इसीलिए इतना टाइम लगा मेरे को समझने में ये चीज। मतलब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मेरी हालत खराब हो गई थी कि एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप कहीं तो लिख दो। किसी ने नहीं लिखा था, किसी ने नहीं लिखा था। मैंने कम से कम 10 किताबें पढ़ी तब जाके मेरे को समझ में आया कि अच्छा ये कहानी है। उसमें भी मतलब उसमें भी मेरे को गैप्स फिल करने पड़े। अच्छा ये इसलिए हुआ, ये इसलिए हुआ, ये इसलिए हुआ, इसलिए हुआ। आगे बढ़े। सर एक मिनट। डिफ्यूजन करंट को कौन गवर्न कर रहा है? ये पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, कौन गवर्न कर रहा है? ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं वीबी, मतलब कि बैरियर पोटेंशियल। क्या कहते हैं? बैरियर पोटेंशियल। ठीक है। अगर इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग डिक्रीज करेंगे तो डिफ्यूजन करंट ड्रास्टिकली इंक्रीज करता है। ठीक है। अब देखो, ये अगला पॉइंट मैं आपको समझा सकता हूं, ये वाला पॉइंट, बट इसको नोट मत करना, क्योंकि फिर आप रिवीजन में सिर्फ कंफ्यूजन होगा आपको। बस इस पॉइंट को स्टार मार्क कर लो। ठीक, कॉपी कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। हो गया। हो गया? ठीक। देखो क्या होता है, आपने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ तो पढ़ा ही था। ग्राफ कैसा होता है उसका? ऐसा होता है, राइट? मैंने रिवीजन में भी करवाया है ना। तो ये आपका वेलोसिटी का एनर्जी का ग्राफ भी ऐसा ही होता है। ठीक है। तो हमें पता है कि नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल जिनके पास इस पर्टिकुलर एनर्जी से ज्यादा एनर्जी, इधर मान लेते हैं एनर्जी है, इधर फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स हैविंग दैट एनर्जी है। ठीक है। तो वो फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल जो इस एनर्जी से ज्यादा, वो ये वाले हैं। अगर मैं इस एनर्जी गैप को या बैरियर पोटेंशियल को डिक्रीज कर दूं, तो ये तो मेरा ग्राफ उतना अच्छा बना नहीं। ग्राफ कैसा आता है, थोड़ा सा और अच्छे से बनाता हूं। ग्राफ एक्चुअली आता है आपका ऐसा। ठीक है। ये लेट से आपका बैरियर पोटेंशियल है। अगर आप बैरियर पोटेंशियल को डिक्रीज कर दोगे, ये पोटेंशियलिटी, ठीक है, सच दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई इंटू वी। अगर आप बैरियर पोटेंशियल को डिक्रीज कर दोगे तो पहले सिर्फ इतना एरिया वाले, सिर्फ इतना ही एरिया जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा था उन इलेक्ट्रॉन्स को जो कि इस बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस कर पाएंगे। अब इतना एरिया रिप्रेजेंट करेगा, तो आप देखोगे आपका जो एरिया वो ड्रास्टिकली इंक्रीज कर गया। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस कर सकते हैं वो ड्रास्टिकली इंक्रीज कर जाते हैं।
ठीक है, दिस कम्स फ्रॉम मैक्सवेल्स लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, खैर इसको कॉपी नहीं करना, ये सब समझा रहा था मैं। तो लास्ट वाला जो पॉइंट था वो मैंने क्या लिखाया था, डिफ्यूजन करंट इज गवर्न्ड बाय पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एन साइड एंड पी साइड। इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज डिक्रीज, आई डिफ्यूजन इंक्रीजेज ड्रास्टिकली। ठीक है, वो सिर्फ इस पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करता है। इसको डिक्रीज करोगे तो ड्रास्टिकली इंक्रीज करेगा। हालांकि अगर आप इंक्रीज करते तो उतना ज्यादा इंक्रीज, उतना ज्यादा डिक्रीज नहीं होता। देखो वापस से देख लो, लेट से ये आपका बैरियर पोटेंशियल है, आप यहां से कुछ पोटेंशियल कम किया आपने, तो इतना एरिया ऐड हो गया, मतलब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए जो आप उसको क्रॉस कर सकते हैं बैरियर पोटेंशियल। लेकिन अगर आप उसी अमाउंट से पोटेंशियल को इंक्रीज करते हो, बैरियर पोटेंशियल को, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो क्रॉस कर पाएंगे वो सिर्फ उसमें इंक्रीमेंट सिर्फ ये वाला एरिया होगा। तो देख रहे हो, बैरियर पोटेंशियल को इंक्रीज करने पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर कैपेबल ऑफ पास क्रॉसिंग दैट बैरियर पोटेंशियल डिक्रीजेस बट स्लाइटली, पर डिक्रीज करने पे इंक्रीज होता है ड्रास्टिकली। समझ में आई बात? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ सर। चलो, सर अगर वो बैरियर पोटेंशियल बीच में रहेगा तब? नहीं बैरियर पोटेंशियल वहां हाँ। नहीं होता, ये तो समझाना चाह रहा हूँ। बैरियर पोटेंशियल यहां कहीं पे होता है। ठीक है, बैरियर पोटेंशियल यहां कहीं पे आके इक्विलिब्रियम बनता है, दैट्स द होल पॉइंट। ठीक है बेटा, हाँ सर। ओके। अब देखो अगला पॉइंट क्या है, आपके ड्रिफ्ट करंट को कौन गवर्न कर रहा है? ड्रिफ्ट करंट इज गवर्नड बाय एक्सटर्नल इफेक्ट्स, है ना? जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेगा तभी तो सेपरेट करोगे, जब कहीं से आके लाइट गिरेगी तभी ना सेपरेट करोगे। एक्सटर्नल इफेक्ट्स टेकिंग प्लेस within the depletion region। Therefore, if external conditions are constant, drift current only depends on ड्रिफ्ट करंट किस पे डिपेंड करेगा? विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन। ये कैसे आया सर? तो बेटा ये ऐसे आया कि अगर आपकी विड्थ ज्यादा है डिप्लीशन रीजन की, अगर डिप्लीशन रीजन की विड्थ ज्यादा है तो रैंडम इवेंट होने के लिए जगह ज्यादा है, ज्यादा जगहों पर जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होगा तो उसको सेपरेट करके ड्रिफ्ट करंट बना देगा, है ना? हाँ या ना? बोलो। नहीं समझ में आया? ड्रिफ्ट करंट कब आ रहा था, भूल गए आप लोग? ड्रिफ्ट करंट आ रहा था तब सर जब आपके डिप्लीशन रीजन के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा, तब होगा ना, रैंडम इवेंट्स की वजह से। हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। अब वो रैंडम इवेंट आपके डिप्लीशन रीजन के अंदर हो, इसके ऊपर ये किस पे डिपेंड करता है? एक्सटर्नल कंडीशन पे। अगर एक्सटर्नल कंडीशन कांस्टेंट है तो किस पे डिपेंड करता है कि भैया कितने एरिया में वो रैंडम इवेंट होना अलाउड है ना? जितने ज्यादा वॉल्यूम में वो रैंडम इवेंट हो सकता है उतना ज्यादा डिफ्यूजन करंट होगा, सॉरी ड्रिफ्ट करंट होगा। हाँ या ना?
भैया बारिश हो रही है, जिसका घर छोटा होगा उसके घर में कम पानी गिरेगा, जिसका घर बड़ा होगा उसके घर में ज्यादा पानी गिरेगा, रैंडम इवेंट्स की वजह से, राइट? हाँ सर। समझ में आई बात? तो जो डिप्लीशन रीजन है उसकी विड्थ पे डिपेंड करता है ना, कितनी लाइट आके गिरती है उस पे, ऊपर कितना हीट आके उस एरिया में गिरता है, तो उसी हिसाब से आपका इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा, उसी हिसाब से आपका ड्रिफ्ट करंट बढ़ेगा घटेगा, राइट? यस सर। ओके, यस सर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? हम्म, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो कॉपी कर लो एक बार। कर लिया कॉपी? हाँ। ओके, तो हमारा अगला टॉपिक है बायसिंग। बायसिंग ऑफ अ पीएन जंक्शन। ठीक है, बायसिंग ऑफ अ पीएन जंक्शन। देखो, बायसिंग का पहले मतलब क्या होता है? बायसिंग का मतलब होता है कनेक्टिंग अ बैटरी। तो सर हमको उसको सीधे ये क्यों नहीं बोलते कि कनेक्टिंग अ बैटरी? क्योंकि यार यहां पर बैटरी कनेक्ट करने के दो तरीके हैं। अभी तक ध्यान दीजिएगा बेटा, सबसे बड़ा फर्क क्या आने वाला है। अभी तक हमारे पास सिंपल रजिस्टर होता था, उसको आप मतलब मान लीजिए रजिस्टर का नाम ए बी है, तो आप ए को पॉजिटिव बी को नेगेटिव से कनेक्ट कर दो या बी को पॉजिटिव ए को नेगेटिव से कनेक्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? करंट फ्लो करना है, पहले ए से बी की तरफ फ्लो कर जाएगा, बाद में बी से ए की तरफ फ्लो कर जाएगा, है ना? यही होगा ना? बोलो। हाँ सर। पर अब यहां पर एक तरफ P है एक तरफ N है, अब डिपेंड करता है कि P को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हो कि N को पॉजिटिव टर्मिनल से डिपेंड करते हो, है ना? है ना? बोलो। हाँ सर। तो इसलिए हमारे पास यहां पर दो तरीके की बायसिंग है, एक फॉरवर्ड बायस और एक रिवर्स बायस। पहले बात करते हैं फॉरवर्ड बायसिंग की। फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब क्या होता है? तो सर फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब होता है कि आपके पास जो पीएन जंक्शन था, ये लेट से पी साइड है, ये लेट से एन साइड है, मैं बार बार साइड बदल दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में कोई एक चीज सेट ना हो, आपको पता होना चाहिए कि हाँ भैया एन का पोटेंशियल ज्यादा होता है पी से, ठीक है? रटना नहीं रहेगा। पी को हमने कनेक्ट कर दिया है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, एन को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है, और लेट से इस की को मैंने प्रेस कर दिया, ठीक है? तो ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से सबसे पहले तो ये होगा, वीपी इंक्रीजेस, दिस इंप्लाइज आपका जो बैरियर पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो जाएगा, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ सर। इसका मतलब होगा कि आई डिफ्यूजन इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? आई डिफ्यूजन इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? डिक्रीज। इंक्रीज होगा भैया। डिफ्यूजन करंट इंक्रीज होता है और इंक्रीजेस ड्रास्टिकली, है ना? सर।
अब आपका VB तो हो गया डिक्रीज, इसका मतलब विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन D इज इक्वल टू VB बाई E, ये भी हो गया डिक्रीज। मतलब क्या है, अब बेसिकली विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन डिक्रीजेस, ये हुआ ना। इससे क्या हो फर्क पड़ेगा, तो सर इससे फर्क पड़ेगा ये कि इसका मतलब आई ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट करंट पे क्या फर्क पड़ेगा, बोलो। डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि वो विड्थ पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा वाइड होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, है ना। तो आई ड्रिफ्ट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली अभी मैं एक काम कर रहा हूं, एक छोटी सी टेबल, देखो ये सिर्फ एक आपको आइडिया देने के लिए, ऐसा ये नंबर्स एकदम मेरे मनगढ़ंत है, ठीक है, और इनसे ज्यादा एक्सट्रीम होता इतना बता देता हूं। क्या हुआ है, दिस इज बिफोर बायसिंग, दिस इज आफ्टर बायसिंग। यहां पर है आई डिफ्यूजन, यहां पर है आई ड्रिफ्ट। आई डिफ्यूजन मान लेते पहले 100 था, जो भी यूनिट ले लो, ये भी लेट से 100 था, तभी ना इक्विलिब्रियम रहेगा, है ना। हाँ सर। अब क्या हुआ, आफ्टर कनेक्टिंग दिस बैटरी डिफ्यूजन करंट हो गया इंक्रीज ड्रास्टिकली, तो 100 से इंक्रीज होकर लेट से ये हो गया है 1000, और ड्रिफ्ट करंट हो गया है डिक्रीज थोड़ा सा, लेट से ये हो गया है 90। तो पहले नेट कितना था 0, अब कितना हो गया 910, हुआ कि नहीं हुआ, है ना, है ना। चलो, मतलब ये बस अपने दिमाग में नंबर रखना, थोड़ी देर में एक और रिवर्स बायसिंग से कंपेयर कराऊंगा, इसको कॉपी कर लो फटाफट। अच्छा, इसका डायरेक्शन किधर होगा, डिफ्यूजन करंट की तरफ, डिफ्यूजन करंट किधर से किधर होता है, P से N की तरफ होता है। ओके, दिस इज I इज इक्वल टू I डिफ्यूजन माइनस I ड्रिफ्ट। ऑब्वियसली जिधर बैटरी लगाओगे उधर ना करंट जाएगा, उल्टा थोड़ा ना जाएगा। आगे बढ़े, ठीक। एक मिनट सर। तो नेक्स्ट है आपका रिवर्स बायसिंग। एक बार प्रीवियस वाला पेज लीजिए। हाँ सर। ठीक है, चलो, रिवर्स बायसिंग का मतलब क्या हुआ, हमने P साइड को कनेक्ट कर दिया बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, और N साइड को कनेक्ट कर दिया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। तो ऐसे में क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि आपका Vp और डिक्रीज हो गया, क्योंकि इसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया गया है, या तो ये बोल दो या बोल दो कि Vn और इंक्रीज हो गया, है ना।
एक ही बात है, क्योंकि हमें रिलेटिव डिफरेंस से मतलब है, राइट। दिस मीन्स आई डिफ्यूजन क्या होगा इसके ऊपर फर्क, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। डिक्रीज हो जाएगा, राइट, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जब बढ़ता है तो डिफ्यूजन होना मुश्किल हो जाता है। डिफ्यूजन का मतलब रैंडम मोशन है, ठीक है ना। एंड व्हेन, क्योंकि वीपी सॉरी एज बैरियर पोटेंशियल इंक्रीज हुआ, इसका मतलब आपका जो विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन है डी इज इक्वल टू बैरियर पोटेंशियल बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया इंक्रीज। इसका मतलब आई ड्रिफ्ट क्या हुआ, है ना। ओके भैया, अब मुझे बताओ, मैं फिर से वही वाला टेबल बना रहा हूं, बिफोर आफ्टर बायसिंग, ठीक है ना। आपका आई डिफ्यूजन, आई ड्रिफ्ट। पहले आपका आई डिफ्यूजन था 100, आई ड्रिफ्ट था 100। वहां पे मैंने बोला था 10 टाइम्स इंक्रीज हो गया, यहां पे भी मैं मान लेते हैं 10 टाइम्स डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है ना अल्टीमेटली। तो अगर आप उसका कर्व भी देखोगे मैक्सवेल वाला, तो अल्टीमेटली एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा होता है। तो एक्सपोनेंशियली में क्या, अगर आप इधर बढ़ो या उधर बढ़ो, वो उतने टाइम्स का फर्क होता है, राइट, आया ना। तो उधर अगर 100 से 1000 हुआ था, तो इधर इधर 100 से क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और ड्रिफ्ट को तो सिर्फ विड्थ से मतलब है, वो वहां पे 100 से 90 हुआ था, तो यहाँ पे 100 से 110 होगा। मतलब अगर सिमिलर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है तो यहां पर कितना हो जाएगा नेट, पहले तो था 0, तभी तो इक्विलिब्रियम था, एंड आफ्टर बायसिंग नेट करंट हो गया 100 इन द अपोजिट डायरेक्शन, हाँ या ना। पिछले केस में कितना आया था 910, इस केस में कितना आया है 100, बाय अप्लाइंग रिवर्सिंग द सेम बैटरी। और ये नंबर्स का जो रेशियो है मैं छोटा बता रहा हूं, इससे ज्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है। देखो एक्चुअली ड्रिफ्ट करंट ज्यादा चेंज होता नहीं है, डिफ्यूजन करंट में ज्यादा फर्क पड़ता है, लेकिन डिफ्यूजन करंट में फर्क पड़ता है फैक्टर, ठीक है, और ड्रिफ्ट करंट में डिफरेंस का फर्क पड़ता है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। अब इस तरीके से इलस्ट्रेट मत करना किसी के सामने, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। कॉपी हो गया? हाँ सर। चलो, तो आपकी फॉरवर्ड बायसिंग भी होगी, रिवर्स बायसिंग भी होगी। हमने क्या दिखा, सेम बैटरी आप एक तरफ लगाते हो तो ज्यादा करंट आता है, दूसरी तरफ लगाते हो तो कम करंट आता है ना, है ना। ये इफेक्ट हमने अभी तक अचीव नहीं किया था, यहीं पर आके सारा का सारा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का, कंप्यूटर्स का सारा गेम यहीं से शुरू होता है। समझ में आई बात, है ना। कंप्यूटर, मोबाइल जो भी चल रहा है, सब कुछ इसी पे चल रहा है, ठीक है। मतलब ये बेसिक है, इसके आगे बहुत कुछ है। आगे बढ़ता हूं। हाँ सर। तो रिवर्स बायसिंग और फॉरवर्ड बायसिंग हमें समझ में आ गई। हमने बोला एक काम करते हैं कि आईवी कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं, इसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन।
अब आप बोलोगे सर कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? तो बेटा कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है ग्राफ, मतलब आई वर्सेस वी कैसा दिखता है, क्या कैरेक्टर्स है उसके ग्राफ के, ये सब समझना है। ठीक है, तो हमने देखिए, मैं इसको बुक से कॉपी कर रहा हूं ताकि नंबर सही बता पाऊं आपको, थोड़े थोड़े रियलिस्टिक नंबर बता पाऊं। ऐसे तो मैं अपने मनगढ़ंत नंबर बता ही दूंगा। मेरे पास इधर आपका करंट है, इधर आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, ये आपका फॉरवर्ड बायस है, इधर आपका रिवर्स बायस है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने इसका ग्राफ बनाने की कोशिश की, तो हमने देखा फॉरवर्ड बायस में ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता, ओम्स लॉ की तरह स्ट्रेट लाइन नहीं आता। कुछ ऐसा आता है ग्राफ। ठीक है, ये आपका 1 वोल्ट है, ये आपका 2 वोल्ट है। ये आप देख रहे हो, एक सडनली यहां पर जाके चेंज हुआ है ना डायरेक्शन, पहले एकदम जीरो सा था, एकदम से सडनली स्लोप चेंज हुआ है ना। इसको हम लोग नी पॉइंट कहते हैं। ठीक है, ये आपके दिस इज अप्रोक्सीमेटली 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन डायोड्स। आप बोलोगे डायोड्स क्या होता है, तो जो हम पीएन जंक्शन पढ़ रहे हैं उसी को आगे चल के बताएंगे डायोड्स। ठीक है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन डायोड। ठीक है, एंड अप्रोक्सीमेटली 0.3 या 0.2 वोल्ट है जर्मेनियम डायोड्स। ठीक है, समझ में आई बात? यहां पर आप यूं समझ लो कि ये मैंने करंट बनाया है आपका इधर की तरफ मिली एम्पियर में, यहां आपका 10 मिली एम्पियर है, यहाँ 20 मिली एम्पियर है, यहाँ 30 मिली एम्पियर है, यहाँ 40 मिली एम्पियर है, यहाँ 50 मिली एम्पियर एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से आपका करंट वैरी कर रहा है मिली एम्पियर में। उल्टी तरफ मैं करंट ड्रॉ कर रहा हूं इन माइक्रो एम्पियर, उसमें भी आई एम ड्रॉइंग इट एज ये 0.5 माइनस 0.5 मतलब ये 1, ये 1.5, ये 2, ये 2.5 एंड सो ऑन। और इधर मैं रिवर्स में पोटेंशियल लिख रहा हूं थोड़ा सा फास्टर चेंज करो। चलो इधर वही कर रहा हूं, इधर भी ये 1 वोल्ट, ये 2 वोल्ट, ये 3 वोल्ट एंड सो ऑन। थोड़ा सा एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसमें और मॉडिफिकेशन कर देते हैं ताकि जो बुक में दे रखा है मैं उसको ऑलमोस्ट एग्जैक्ट रिप्रेजेंट कर पाऊं। तो रिवर्स साइड में ग्राफ इससे थोड़ा डिफरेंट होता है। कैसा होता है? तो रिवर्स साइड में ग्राफ होता है कुछ ऐसा। ठीक है, मतलब समझो बात को, फॉरवर्ड में मैं मिली एम्पियर बना रहा हूं, रिवर्स में माइक्रो एम्पियर बना रहा हूं। फॉरवर्ड में 10, 20, 30, 40 लिख रहा हूं, यहां 0.5, 1, 1.5 लिख रहा हूं, फिर भी रिवर्स का ग्राफ छोटा है। हाँ, सडनली इसके बाद करके ऐसे गिर जाता है, करंट में सडनली स्पाइक आता है। इसको ब्रेक डाउन करते हैं, इस पर बारे में बाद में चर्चा करेंगे, अभी नहीं, ये भी पढ़ना है। तो फॉरवर्ड बायस में करंट कहीं ज्यादा है इन कंपेरिजन टू रिवर्स बायस। ठीक है, बट ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए आप यहां पे रेजिस्टेंस के बारे में उतने अच्छे से बात नहीं कर सकते। इसके लिए हमने क्या बोला, यहां पे हमने दूसरी चीज बोली, हमने बोला लेट्स कंसिडर
a point A here and a point B here. Then this will be your delta V and this will be your delta I. Then हमने बोला डायनामिक रेजिस्टेंस, क्या नाम दिया हमने? डायनामिक रेजिस्टेंस नाम दिया. डायनामिक रेजिस्टेंस जिसको हम R डायनामिक लिख रहे हैं, इट इज गिवन बाय डेल्टा V बाय डेल्टा I. एक्चुअली होता है R डायनामिक इज इक्वल टू dV बाय di. ठीक है, समझ में आई बात? इंस्टेंटेनियस रेजिस्टेंस हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, यहां पे हम सिंपल रेजिस्टेंस डिफाइन नहीं कर सकते. ओके बेटा, कोई दिक्कत हो तो बता दो. मतलब एक तरफ के करंट और दूसरी तरफ के करंट में इतना ज्यादा फर्क है, 1000 टाइम्स का फर्क है. मैंने तो फिर भी सर शायद 100 और 900 किया था, 10 टाइम्स का फर्क पड़ रहा है. प्रैक्टिकली 1000 टाइम्स का फर्क है दोनों साइड के करंट में, मतलब इफेक्टिवली दोनों साइड के रेजिस्टेंस में. A device that offers drastically different resistance for biasing along different orientation is called a diode. इसको क्या बोलते हैं? डायोड कहते हैं. आइडियल डायोड के लिए एक तरफ तो जीरो रेजिस्टेंस होता है, दूसरी तरफ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है. एंड दिस इज वेरी क्लोज टू एन आइडियल डायोड, क्योंकि 1000 टाइम्स का फर्क है, हम चला लेंगे इससे काम अपना. ठीक है, इस ब्रेकडाउन में आपका डायोड अक्सर खराब हो जाता है. ठीक है, लेकिन हम ऐसे डायोड भी बनाते हैं जो ब्रेकडाउन के लिए ही बनाए जाते हैं, मतलब ब्रेकडाउन में ही ऑपरेट करने के लिए बनाए जाते हैं. पर मोस्ट ऑफ द डायोड, जो सिंपल डायोड्स होते हैं, जो नॉर्मल डायोड्स होते हैं, वो ब्रेकडाउन की कंडीशन अगर उन पर लग जाए तो वो जनरली खराब हो जाते हैं, जल जाते हैं, कुछ शॉर्ट सर्किट हो जाता है, खराब हो जाता है. ठीक है, तो मतलब ये ग्राफ के हिसाब से अगर कम वोल्टेज लगाएंगे तो ज्यादा करंट पास तो होगा नहीं जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में. हाँ, 0.7 वोल्ट से कम लगाओगे तो नहीं जाएगा ज्यादा करंट. लेकिन ध्यान दो, ये मिली एम्पियर में है, इसलिए आपको दिख नहीं रहा. अभी भी इधर का करंट इससे ज्यादा ही है. ये 0.5 माइक्रो एम्पियर है, यहाँ 10 मिली एम्पियर है. समझ में आई बात? हाँ
आगे बढ़े। हाँ चलो, तो आखिरकार देखो बेटा, ये समझा दिया ये क्यों हो रहा है और ये क्यों हो रहा है, ये लॉजिक समझ में आ गया है। कि एक तरफ करंट ज्यादा हाँ क्यों फ्लो कर रहा है, एक तरफ कम क्यों फ्लो कर रहा है, ये समझ में आ चुका है। क्या समझ में नहीं आया सर, ये ब्रेकडाउन क्यों हो गया, है ना, यही समझ में नहीं आया ना। तो अब हम पढ़ते हैं ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन का मैकेनिज्म, ब्रेकडाउन का क्या मैकेनिज्म है, देखो भाई, बहुत सिंपल सा ब्रेकडाउन का मैकेनिज्म है। चलो, दो मैकेनिज्म। पहला है जेनर ब्रेकडाउन। ये कब होता है, इट टेक्स प्लेस इन इट टेक्स प्लेस इन क्या बोलेंगे, हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन। ये जेनर किसी साइंटिस्ट का नाम था, उसके नाम पे ये है। जब हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन होता है ना, उसमें जेनर ब्रेकडाउन होता है। क्यों, क्या होता है जेनर डायोड में, डोपिंग हाई का मतलब हो गया विड्थ लो, विड्थ इज इक्वल टू स्मॉल, है ना। देखो, मैंने आपको कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट नहीं होता, लगभग लगभग कांस्टेंट होता है, ठीक है, आपके डिप्लीशन रीजन में थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है उसमें भी। पर डोपिंग अगर ज्यादा है तो विड्थ आपकी छोटी है डिप्लीशन रीजन की, पतला है डिप्लीशन रीजन। देयरफॉर इवन अ स्मॉल even a small extra potential difference increases the electric field drastically। मतलब ठीक ठाक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो सकता है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है क्योंकि डोपिंग स्ट्रांग है, उसमें अगर आपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो इससे क्या होगा, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड may be sufficient to pull out an electron from the valence band of an from the valence band of an क्या बोलते हैं एटम, एक लैटिस के जो एटम है उस इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने अंदर से इलेक्ट्रॉन खींच के निकाल लिया। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड इंटरनल फील्ड emission। large number of electron hole pairs are generated by this mechanism in small time, therefore giving rise to high
drift current and therefore high reverse current. ये हुआ जेनर ब्रेकडाउन। समझ में आया? देखो भैया, कॉन्सेप्ट्स बहुत है, समझ में आ गया होगा आपको, अभी तक याद ही नहीं रहेगा इतना कुछ, है ना? इसको फटाफट कॉपी कर लेंगे। एक और ब्रेकडाउन की सिचुएशन बताऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हमें बस इन डायोड्स का यूज पढ़ना है, ठीक है? लग रहा होगा ना सर, चैप्टर कहाँ शुरू हुआ था कहाँ पहुंच गया? आया ना? किस किस को ऐसी फील आ रही है कि सर चैप्टर कहाँ शुरू हुआ था, क्या चल रहा है? हाँ सर। देखो, कॉन्सेप्ट जो है ना मोस्टली थ्योरेटिकल है, ठीक है? न्यूमेरिकल्स भी हैं, ऐसी बात नहीं है, डायोड पे न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग, पर कॉन्सेप्ट मोस्टली थ्योरेटिकल है। डायोड के क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ खास न्यूमेरिकल्स में कुछ खास नहीं है। लेकिन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स आप यूँ समझ लीजिए अभी ऑलरेडी इतने आ चुके हैं, है ना? पहले चैप्टर और बड़ा हुआ करता था जिसमें आपका ट्रांजिस्टर भी हुआ करता था, ठीक है? ट्रांजिस्टर को हटा दिया गया इस चैप्टर से, जो कि बहुत अच्छा स्टेप है मेरे नज़रिए में। क्लास आपकी क्लास 12th में आप इस लायक नहीं होते हो कि मतलब ट्रांजिस्टर के कॉन्सेप्ट्स को सही में समझ पाओ, बट अच्छी बात है उसको हटा दिया गया। आगे बढ़े। हाँ सर। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका एवलांच ब्रेकडाउन। ये कब होता है? लाइटली डोप्ड पीएन जंक्शन में ऐसा देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है? लाइटली डोप्ड मतलब कि हाई सॉरी वाइड डिप्लीशन रीजन। The electrons get sufficient time to accelerate when these electrons collide with electrons of atoms. They can knock out other electrons and therefore creating new electron hole pairs like an avalanche। समझ में आई बात? This increases I drift
and therefore reverse current। ठीक है, तो एवलांच एक अलग कहानी। तो बेसिकली अपने पास एक नॉर्मल डायोड होगा और एक आपके पास जेनर डायोड होगा। दोनों में ही दोनों तरीके के ब्रेकडाउन्स हो सकते हैं, पर क्या होगा, नॉर्मल डायोड में आपका ग्राफ ऐसे जा रहा है और यहां पे आपका एवलांच आ चुका है। ये अगर और ज्यादा आगे जाने देते तब कहीं जाके आपका जेनर ब्रेकडाउन होता। तो ये क्या है, यहां पे एवलांच ब्रेकडाउन हो गया, इसलिए जेनर ब्रेकडाउन होने का मौका नहीं मिला। वहीं दूसरा है आपका जेनर डायोड। जेनर डायोड में कहानी उल्टी है। जेनर डायोड में क्या होता है कि आपका ग्राफ तो वही बनने वाला है, पर इसमें एवलांच करंट यहीं आता, एवलांच इसी जगह पे आता, पर उससे पहले ही जेनर ब्रेकडाउन हो चुका है। कहने का मतलब, लेट से ये आपका 3 वोल्ट है, 3.2 वोल्ट है, तो यहाँ पे भी आपका ये 3.2 वोल्ट ही है, लेकिन जेनर ब्रेकडाउन पहले ही हो गया, इसलिए रिवर्स करंट बढ़ गया। समझ में आई बात? ठीक है, दो तरीके के ब्रेकडाउन है बेटा। इनको आज की जो क्लास है ना बेटा, इस क्लास को आप कम से कम 5 बार पढ़ोगे अगली क्लास से पहले, तब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी से, आज से मैं आपकी अगली क्लास संडे को लूंगा। आप रोज इस पोर्शन का एक बार रिवीजन जरूर करिए, नहीं तो अगली क्लास में और समझ में नहीं आएगा, और याद तो ये होने से रहा फिर। ठीक है बेटा, तो प्लीज सब लोग इस पोर्शन को अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से ट्राई करेंगे। और स्कोरिंग बहुत है, बता देता हूं, क्योंकि आपने देखा होगा सिर्फ थ्योरी 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 है, कॉन्सेप्ट वाइज कुछ न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट वाइज कुछ नहीं आ रहा था। ठीक है ना, तो अभी के लिए मैं क्लास ओवर कर रहा हूं, फटाफट कॉपी कर लो। टाटा बाय बाय।